नाइन्थ स्टैंडर्ड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और हम ला चुके हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए साइंस 2 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर जिसको आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए और आपको सभी को पता होगा कि क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी स्टूडेंट मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट भी हो जाते हैं क्लियर। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर और शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 4 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाएगा और एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन ईच क्वेश्चन टेक्स 1 मार्क्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बाय द प्रोसेस ऑफ डैश a substance either synthesize or absorb in the one part of body reaches to another। अब्सॉर्ब हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ बन रहा है या कुछ आगे आगे जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को? ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखना ऑर्गेनिज्म। तो एक बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 168 के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेलिंग में बातें की हुई है, आप जाके एक बार जरूर रीड कर लेना। हर क्वेश्चन के साथ में मैं टेक्स्ट बुक का आपको रेफरेंस दूंगा, तो आपको अपने टेक्स्ट बुक से थोड़ी दोस्ती प्यार मोहब्बत बढ़े। हर समय डाइजेस्ट के पीछे भागते रहते हो, कौन सा डाइजेस्ट खरीदे, क्या खरीदे, क्यों खरीदने की जरूरत है, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। ठीक है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू डैश शो मेजर वेरिएशन। कौन से प्रोसेस से या कौन से तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई जीव पैदा होता है तो सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखाता है? तो आपको सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे कोई बच्चा पैदा होगा तो सबसे ज्यादा वेरिएशन मतलब चेंजेस दिखाएगा अपने पेरेंट्स से भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। हाउ एवर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपेरेटिवली ग्रेटर वेरिएशन। तो सबसे कम वेरिएशन कब मिलते हैं? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन। तो ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ए सेक्सुअल वाला। कब माइनर वेरिएशन? ए सेक्सुअल। और मेजर वेरिएशन कब दिखाता है? सेक्सुअल वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और आपके एंड वाले चैप्टर में आपको इसके बारे में दे रखा है, दैट इज विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, लास्ट वाला चैप्टर में। बाकी सारे रेडियो वेव का वेवलेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्सरेज। तो मैं बोलूंगा कि अल्ट्रा वायलेट रे और एक्सरे का वेवलेंथ भी आप लोग जरूर याद कर लेना, बड़ा काम का है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड डैश टिश्यू। एनिमल बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको कौन सा टिश्यू करके संबोधित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इपिथेलियल टिश्यू। आई होप तुम्हाला समजत असेल हा क्वेश्चन पेपर जास खूप 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 इम्पोर्टेंट आहे, तो प्लीज इसको मिस मत करना। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग या स्टूडेंट शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर लिखा जाए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हम प्यार से लिखे। कुछ जरूरत नहीं उन सब चीजों को देखने की। आपको आपको अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना, अपने नॉलेज पे फोकस करना और जितना आपको आता है अच्छे से अच्छे ढंग से लिख के लेके आना है। ठीक है, ट्रिक्स टिप्स के पीछे मत भागा करो, समझदारी से काम करो यार। थोड़ा सा मतलब देखो यार, कितना ट्रिक्स के पीछे भाग जाओ, कितने भी टिप्स के पीछे भाग जाओ, एट द एंड आपके पास कितना कंटेंट है, आपका कितना नॉलेज आपने गेन किया, एक्वायर किया पूरे साल भर में, पेपर में तो वही झलकेगा ना। टिप्स ट्रिक से क्या 50 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो पेज नंबर 195 पे जाओ। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन एनिमल बॉडी आर कॉल्ड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम का चैनल है, तो प्लीज जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर जो आने वाले नए नए प्रैक्टिस पेपर्स वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम सेंड करते रहते हैं आपको, और पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे हम लोग सेंड करने वाले हैं कुछ समय के बाद में। तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना लिंक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 4 मार्क का सवाल पूछा जाता है। पहला है राइट द कोरिलेशन 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। आप सभी को पता होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर अंडर कंसिडरेशन। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं, जैसा कि किसी का हाइट ले लिया तो किसी का शेप ले लेंगे, तो हाइट और शेप दोनों को साथ में मिला लेंगे तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है, ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बात समझ में आया? इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, तो 9:3:1:1 किस में होता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। किस में होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ पे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की हम बात करते हैं। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है क्या ये दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इन 2050 इसरो लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसैट। क्या ये बात सही है? तो अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर आप आ जाओगे लास्ट वाले चैप्टर के ऊपर अंदर एंड वाले पैराग्राफ में, तो आपको पेज नंबर 214 के ऊपर इसके बारे में मिलेगा, एस्ट्रोसैट के बारे में। इन 2015 इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपना इसरो लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसेट। इसका मतलब जो हमें ये स्टेटमेंट दिया है, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू हमारा नॉलेज, हमने जो अभी देखा उसके हिसाब से क्या हो गया? ट्रू हो गया। बात समझ में आया? बस इसी तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिल से प्रैक्टिस करना, एंड तक वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म बताओ। तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है ALU का फुल फॉर्म? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। मैच द पेयर में क्वेश्चन आता है। अभी यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम का ग्रोथ होता है वो किस पे निर्भर करता है? क्या वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के निर्भर करेगा या ग्रेवियोट्रॉपिक? देखो रूट का होता है नीचे होते हैं, तो नीचे होते तो नीचे नीचे बड़े होते जाएंगे, तो किस पे डिपेंड करेंगे? ग्रेविटेशन। किस पे डिपेंड करेंगे? ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रेविटेशन मूवमेंट हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेवियोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर इसके बारे में आपको डिटेलिंग में अगर स्टडी करना है तो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 169 के ऊपर आपको ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट के बारे में दे रखा होगा। और ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट कितने तरीके की होती है? केमियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। इनके बारे में एक बार जरूर स्टडी करना। और ये वाला आप बोलोगे कि सर ये येलो वगैरह आपने कहाँ कर रखा, ये कब किया? हमने नहीं, हर एक चैप्टर का इस चैनल के ऊपर IMP वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर वो भी नहीं देखे तो उनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये सारे क्या है, ये सारे IMPs वीडियो, हर चैप्टर के IMPs वीडियो आप ये देख रहे हो ना, येलो येलो, ये सब कहाँ से आया? इन IMP वीडियो में हमने समझाया हुआ आपको बता के रखा है कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने आपके एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो हर एक चैप्टर का अपन ने क्या कर रखा है, वन शॉट IMP डाला हुआ है। तो ये वन शॉट IMP आपको मिस नहीं करना है, हर एक चैप्टर का एक एक बार एग्जाम के पहले जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपन ने दे दिया है। ठीक है आपको। नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। कार्टिलेज, बोन, टेंडन, कार्डियक मसल्स। तो इसमें से ऑल ऑड वन आउट क्या आएगा? ऑड वन आउट आएगा अपना कार्डियक मसल। क्या आएगा? कार्डियक मसल। अदर्स आर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये जो कार्टिलेज है, बोन्स है, टेंडन्स है, ये सारे क्या है? ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। और कार्डियक मसल्स हमारा मस्कुलर टिश्यू। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 197 और 198 के ऊपर जाते हो तो इन सब डिटेलिंग में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता चल जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू कैसे कौन कौन से होते हैं? ब्लड्स होता है, लिम्फ होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, एडिपोस टिश्यू होता है, ये सारे हमारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। IMP वाले वीडियो में सारी मार्किंग करके आपको समझा रखा है मैंने। और 198 पेज नंबर पे जाओगे आपको स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू, कोई भी दो लिखने हैं। देयर इज हाइपरटेंशन ड्यू टू स्मोकिंग। देखो हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इसी को अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है। क्यों होता है समझते हैं इस बात को। हाइपरटेंशन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू निकोटिन प्रेजेंट इन द टोबैको। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको के अंदर जो निकोटिन होता है उससे हमारे बॉडी के ऊपर काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। पहली पॉइंट ध्यान रखना।
इट अफेक्ट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। वो हमारे सेंट्रल एंड पेरिफेरल मतलब हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कोड को, हमारे मतलब बॉडी के नेटवर्क को हानि पहुंचाता है। ठीक है। आर्टरीज बिकम हार्ड, और हमारे जो आर्टरीज होती है जो ब्लड को कैरी करने का काम करती है, हार्ड हो जाती है। एंड इट कॉज एस्टेरियोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन, और वो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर लेके आती है। तो दिस इज कंप्लीट आंसर। आप इसको लिखोगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा, लेकिन मार्क्स के साथ साथ इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। इन सब चीजों के पीछे हमें कभी नहीं भागना है, ऑलवेज स्टे अवे। ओके, नेक्स्ट। एन एक्सरे टेलीस्कोप, जो एक्सरे वाला टेलीस्कोप है, कैनॉट बी बेस्ड ऑन अर्थ। उस टेलीस्कोप को अर्थ के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप समझ लो। एक्सरे टेलीस्कोप कैनॉट बी बेस्ड ऑन द अर्थ बिकॉज एक्सरे डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस। एक्सरे हमारे एक्सरेज जो होती है वो हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आर ब्लॉक बाय द अर्थ एटमोस्फियर, क्योंकि अर्थ एटमोस्फियर के वजह से वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, मतलब एटमोस्फेयर के पहले ही रुक जाती है, तो अर्थ के एटमोस्फेयर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। उसी तरीके से हमने काफी सारे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। जैसा मैथ्स 1 का, मैथ्स 1 के 2 क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स 2 के भी 2 क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे, वहां पे हमने एक क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है। और मैथ्स 1 के भी काफी सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। साथ साथ में साइंस के भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं, साइंस 1 और साइंस 2 का। और ये साइंस 2 का भी दूसरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आपकी प्रैक्टिस तो ऐसे ही बहुत अच्छी होने वाली है, तो डोंट वरी गाइस। बस आप इन क्वेश्चन पेपर को मन से, दिल से प्रैक्टिस करके जाना, मेरी गारंटी है आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। सिर्फ मेहनत करो, देखो सिर्फ मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ अच्छी मेहनत भी करो। ठीक है। आगे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें कुछ पार्ट्स दिया होगा, कुछ आपको फिल करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है स्ट्रेटेड मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बीच में। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल्स। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स को क्या बोलेंगे, आर इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी का मतलब वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनवॉलेंटरी। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर नो बैंड बॉन्ड्स ऑन द अनस्टेटेड मसल। अनस्टेटेड मसल्स के ऊपर कोई बैंड्स नहीं होते। बैंड मतलब ऐसा काली रेड लाल पट्टियां होती है, उनको बैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दिस मसल्स। इन मसल्स के ऊपर अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। ये मसल बोन्स से अटैच होते हैं। दिस मसल्स आर नॉट अटैच टू द बोन्स। ये मसल्स बोन से अटैच नहीं होते हैं। दिस आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स एंड दिस आर कॉल्ड स्केलेटन मसल्स। इनको कौन सा मसल बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स। ठीक है। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 198 के ऊपर जाओगे तो आपको स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में और अनस्ट्रेटेड मसल्स के बारे में पता चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और कार्डियक मसल्स के बारे में भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो बहुत प्यारा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। इन द डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम राइट द करेक्ट नेम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है। अब मुझे बताओ इनको हम लोग क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्या, क्रोमोसोम के हाथ पैर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले आर्म्स को हम बोलते हैं पी आर्म। ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर। और जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। और उसमें से जो निकलता है वो डीएनए। आपको डायग्राम में ही दे रखा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस करने के लायक है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला है एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन। दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग। और तीसरा है सेरिकल्चर। अब ये तीनों जो बिजनेस है इनको बोलते हैं एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे बिजनेस, एग्रो मतलब, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एग्रो मतलब खेती। ये सारे बिजनेस
कहीं कहीं आपकी खेती के रिलेटेड है। इन सबको अगर आपको पालना है तो आपका खेती होना चाहिए। अगर आपको खेती वगैरह होगा तो इनको गाय गाय को खिलाने के लिए चारा वगैरह मिल जाएगा, इनको भी खिलाने के लिए जो भी मिलता है फार्मिंग से हमको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बराबर कि नहीं। तो ये सारे खेती के रिलेटेड बिजनेस, इसके लिए हम लोग बोलते हैं एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। मतलब अगर किसी कोई किसान है तो अपने एग्रीकल्चर के साथ में इन सब चीजों का भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 206 के ऊपर एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के बारे में अच्छे से दे रखा है, एंड दिस इज अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन जिसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। और इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप्स की जो वैरायटीज ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके बारे में भी दे रखा है, तो वो भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के फंक्शंस लिखते हैं। पहला ग्लैंड आपको दे रखा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आपकी बॉडी में क्या फंक्शन फंक्शन होता है? तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बॉडी का ग्रोथ और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उसको कंट्रोल करना, एंड कंट्रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म मतलब कैल्शियम का माप बनना, कितना कैल्शियम बॉडी की जरूरत है उसको उसको कंट्रोल करना, और कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करना। थाइमस दूसरा ग्लैंड है। थाइमस इसका काम क्या है? कंट्रोल द सेल्स विच गिव राइज टू इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बनाते हैं उन सारे सेल्स का कंट्रोल करना कौन करता है? थाइमस। तो ये ग्लैंड्स है। आपके ग्लैंड्स आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 के ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं, और इस लास्ट वाले टेबल्स कॉलम के अंदर आपको इनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो जो भी ग्लैंड्स है और जो भी फंक्शंस है आपको रीड करने चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से क्वेश्चन है। हर सवाल हर साल एक दो ग्लैंड्स के यूज या काम को आपको पूछा जाता है। लोकेशन के बारे में नहीं पूछा जाता है, हॉर्मोन्स के बारे में भी कम पूछा जाता है, लेकिन ग्लैंड्स और डायरेक्ट फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है आपको। तो each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecule is non nucleotide। आपको पता है डीएनए में स्ट्रैंड्स होती है, तो वो किसकी बनी हुई होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है। शुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तीन चीजें होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। अब तो तीन चीजों में से जो नाइट्रोजिनस बेस था कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। नाइट्रो पहला है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनाइन और ग्यूनाइन को साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन। और साइटोसिन और थाइमिन को साथ में मिला के हम बोलते हैं पायरीमिडीन। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज लाइक चेन। न्यूक्लियोटाइड चेन के जैसा, देखो आप डायग्राम में देख पा रहे हो कैसे अरेंज होते हैं, चेन के जैसा अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देखो, ये बीच में जो रेड दिख रहा है आपको, ये सब ये है हमारा नाइट्रोजनस बेसेस जो दोनों चेन को जोड़ने का काम करते हैं। और ये हमारे दो स्ट्रैंड्स है, जो दो स्ट्रैंड मतलब ऐसा सीढ़ी के जैसा नीचे उतर रहा है, और बीच में जोड़ने का काम करता है नाइट्रोजनस बेसेस। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज लाइक चेन in the molecule of DNA. The two thread of DNA molecule are comparable to the two rail of the ladder, and each rail is made of the alternate joint molecules of sugar and phosphoric acid। इस तरीके से ये बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट each rung of the ladder is pair of nitrogenous bases। ये लाल कलर के नाइट्रोजनस बेसेस आपको मैंने डायग्राम में शो करने के लिए बताए, उससे जुड़े रहते हैं जॉइंट बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे जुड़े हुए एक दूसरे से? हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से। एडेनाइन ऑलवेज, जो नाइट्रोजनस बेसिस में जो हमारा एडेनाइन है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ में। और साइटोसिन जो हमारा होता है किसके साथ जुड़ता है? गुआनाइन के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीएनए मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन। तो आप लिखोगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। डायग्राम जरूर बना के आना अपने टेक्स्ट बुक का। ठीक है, नेक्स्ट राइट द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के आपको बेनिफिट्स बताने हैं। तो बेनिफिट्स क्या होता है टिश्यू कल्चर में, देख लो। टिश्यू कल्चर का बेनिफिट्स पहला है सबसे, टिश्यू कल्चर कैन बी यूज्ड टू ग्रो दोज प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल विच बियर्स फ्लावर्स फ्रूट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी। वो फ्लावर और वो फ्रूट हम टिश्यू कल्चर की मदद से उगा सकते हैं जिनका क्वालिटी क्या हो? एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया हो। सेकेंड, fully growth plant can be produced in shorter duration। ऐसे प्लांट जो जिनको बड़ा होने में बहुत समय लगता है उनको कम समय में हम बड़ा करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स
प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल। कम से कम मटेरियल का इस्तेमाल करके, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिनको हम सीडलिंग बोलते हैं या प्लांट्स बोलते हैं, उनको हम उगा सकते हैं और छोटे छोटे पौधे उगा के हम डायरेक्ट बड़े से एरिया में उसको क्या कर सकते हैं, प्लांटेड कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। यूजुअली प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक आर डिसीज फ्री। अगर आप टिश्यू कल्चर या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से किसी प्लांट को ग्रो करवा रहे हो तो उस प्लांट को आगे जाके बीमारी होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसानों की बहुत सारी फसल खराब हो जाती है बीमारी लगने की वजह से, लेकिन टिश्यू कल्चर की मदद से उगाए हुए प्लांट्स को बीमारी लगना कम हो जाएगा या वो डिसीज फ्री हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में टिश्यू कल्चर के बहुत सारे यूज किए, उसमें से 4 यहाँ लिख देते हैं, आप बहुत सारे यूज भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखो, दिस टेलीस्कोप यूज टू सी रेडियो वेव कमिंग फ्रॉम स्पेस, इट इज कॉल्ड रेडियो टेलीस्कोप। देखो रेडियो टेलीस्कोप में क्या होता है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, स्पेस से रेडियो वेव आया। मैं आपको लाल कलर का डायग्राम दिया समझाने के लिए, ब्लैक कलर से करके रखा है, आया रेडियो वेव। अभी रेडियो वेव क्या होगा, इट इज मेड फ्रॉम वन और मोर डिशेस ऑफ पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। आपको ये डिश दिख रही है, इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं, ये डिश बना हुआ है। एज इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब वापस टकराया और रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो रिफ्लेक्ट हुआ, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रिफ्लेक्ट होते हुए, रिफ्लेक्ट हुआ एंड कन्वर्ज एट द फोकस, और सारा जाके इस पॉइंट पे मिल गया। इस पॉइंट पे जहां पे ये सारा रेस मिल रहा है उसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, और रेडियो रिसीवर इज प्लेस एट द फोकस, और इस फोकस के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक रिसीवर रखा हुआ है जो सारे सिग्नल को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ओके, एंड द इंफॉर्मेशन, सिग्नल को कनेक्ट कर दिया फोकस के ऊपर रिसीवर ने, इंफॉर्मेशन गेदर बाय द रिसीवर इज पास ऑन द कंप्यूटर, और ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास पहुंचती है, विच एनालिसिस, उसको एनालाइज मतलब उसको समझा जाता है, इट एंड कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ द सोर्स, और किसी भी सोर्स का जो स्पेस में मौजूद है उस सोर्स का इमेज कंप्यूटर बना के दे देता है आपको। तो ये हो गया एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम को देखो और आंसर करो। पहला है विच प्रोसेस शोन इन द फिगर। फिगर में कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है, फिगर में दिखाए हुए प्रोसेस का नाम है डायलिसिस ऑफ ब्लड, और इंडिया में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इंडिया में आपको ये पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले पेशेंट है, इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स है। तो ये बात तो आपको समझनी चाहिए कि बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, और इस प्रॉब्लम का समाधान है अच्छी लाइफस्टाइल। हम सबका जो लाइफस्टाइल है ना वो बेकार या बकवास हो चुका है। आप खुद को भी पता होगा कि आप कितना बाहर का खाना कंज्यूम करते हो, कितना गंदा एयर इनहेल करते हो। तो ये सब चीजों की वजह से इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। तो विच प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, तो आंसर हो गया डायलिसिस ऑफ ब्लड। और व्हाट इज नीड ऑफ द प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, और इसकी क्या जरूरत पड़ी है इंसानों में। तो द इफिशियंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्स अफेक्ट बाय द इंजुरी, एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इंजुरी। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ, आपकी किडनी पे प्रभाव आता है। इन्फेक्शंस और डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इन केस दिस हैपन, an excess of toxic substance accumulated in the body and it is can be lead to the death। अगर आपका किडनी खराब हुआ तो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाएंगे, क्योंकि किडनी का काम है बॉडी के अंदर के टॉक्सिक गंदगी को साफ करना। अब किडनी ही खराब हो गया तो गंदगी कौन साफ करेगा। बात समझ में आया। बॉडी इट कैन बी लीड टू द डेथ, तो आपकी उससे मृत्यु भी हो सकती है। इफ किडनी फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैन मेड मशीन। अगर किडनी फेल हो जाती है तो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो रहा है उसको किसी मशीन, इंसानों के द्वारा बनाई हुई मशीन से साफ किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट from the blood, process of separating nitrogenous waste from the blood with the help of this machine is called dialysis, और इस मशीन को क्या बोला जाता है,
डायलिसिस। ठीक है, तो आई होप सो उसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करके चले जाओगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इस टेबल के अंदर डिसऑर्डर के कॉज दे रखा है, कभी उसका टाइप दे रखा है, कभी उसका नाम दे रखा है, बाकी आपको भरना है। अभी कॉज दे रखा है पहले वाले में अमीनो एसिड वेलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के बदले अगर आपके बॉडी के अंदर किसी बच्चे के बॉडी के अंदर वेलिन प्रेजेंट होगा तो कौन सा बीमारी होगा, उसको होगा सिकल सेल एनीमिया। और ये किस टाइप का डिसीज है, ये है मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। एक जीन्स के अंदर सिंगल टाइम के जीन्स के अंदर बदलाव होने की वजह से बीमारी होती है। दूसरा है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, तो कौन सा बीमारी है, वो है लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अगर माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में अगर कोई बीमारी है तो वो ये वाली है। और ये क्यों होती है, तो ये होती है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर एरियन आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। ये माँ से बच्चे के अंदर आती है, ये उसके पीछे का कॉज है, ध्यान रखना। फिर है क्लैम्प्ड लिप और पैलेट, ये कौन सी बीमारी है, तो ये है पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा बीमारी है ये है हमारा पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा है, पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। और कॉज क्या है, तो इसके पीछे का कॉज है डिसऑर्डर अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन इन द मोर देन वन जीन। इन मोस्ट सच डिसऑर्डर their severity increases due to affect the environmental factor on the fetus। बच्चे के ऊपर environmental बहुत सारे परिणाम होते हैं और डेथ हो सकती है। डेथ नहीं हो सकती, सॉरी, डेथ क्लैम्प्ड लिप और पैलेट में डेथ नहीं हो सकती, बट बहुत ज्यादा उसके डिसऑर्डर अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन इन द मोर देन वन जीन्स। एक से ज्यादा जीन्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्ट आ गया, तो ये बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। For farmer all over the world are cultivating the genetic modified crop। पूरे दुनिया में फार्मर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप उगा रहे हैं। सरपंच ऑफ द पैरागॉन मिस्टर संभाजी पाटिल आस्क्ड सम क्वेश्चंस आफ्टर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स इन द फार्मर मीटिंग। सरपंच एक गांव का, उसने कुछ सवाल पूछा, उसको पता नहीं है भाई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, तो उससे सवाल पूछे। कैन यू सजेस्ट द आंसर, क्या आप उनको आंसर बता पाओगे भाई क्या होता है। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक क्रॉप्स, इसका आंसर आप ही को बताना है। हाउ डू जेनेटिक मॉडिफाइड विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेन एंड एडवर्स कंडीशन। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन्वायरमेंट के अत्याचारों के सामने भी कैसे खड़ा हो पाता है, मतलब ज्यादा बारिश, कम बारिश, सूखा पड़ गया, तभी भी हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को कोई परिणाम ही नहीं होता है, कैसे, क्यों ऐसा हो पाता है, वो बताना है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड ऑन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। इन तीनों के आंसर मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और इन तीनों के आंसर आपके लिए होगा चैलेंज नंबर 1। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर को बताने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर यूर आंसर। मैंने पूरे पेपर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कम से कम इतनी सी मेहनत तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट इसका आंसर बताने में, तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में अगर आपको समझना है, पेज नंबर 203 के बारे में डिटेलिंग में इसके बारे में दे रखा, आप जाके रीड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, डायग्राम दे रखा और क्वेश्चन स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप शोन इन द फिगर, कौन से टाइप का टेलीस्कोप इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, तो वो है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कौन सा है, इस टेलीस्कोप का नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। दूसरा लेबल द मेन पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के नाम देने हैं, जो भी पार्ट्स इसके अंदर दिखाए उनके नाम देने हैं। तो यहाँ पे जो होता है इसको आईपीस बोलते हैं, ये लाइट सोर्स इंसिडेंट कर रहा है, ये प्लेन मिरर है, ये लाइट सोर्स है, और ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज, इस मिरर के, इस टेलीस्कोप के अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता था, आपको दिख रहा कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, तो आप लिख सकते हो कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर। व्हाट अदर टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप यूज ए कर्व्ड मिरर, कॉनकेव मिरर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। और कौन सा मिरर है, कौन सा टेलीस्कोप है जो कर्व मिरर को इस्तेमाल करता है, तो वो है
कैसेग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं जम रहा, आप देख लेना क्या है प्रोनाउंसिएशन। कैसेग्रेन टेलीस्कोप आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, वो भी कर्व मिरर को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कौन से मिरर को इस्तेमाल करता है, कॉनकेव को नहीं करता, वो करता है कॉन्वेक्स को, देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अबाउट टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप के काम के बारे में, वर्किंग के बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है समझना, लाइट रे कमिंग फ्रॉम स्पेस आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉनकेव मिरर। देखो लाइट आया, ये देखो ये लाइट आया और इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया, देखो रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंच गया, इस मिरर के द्वारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे लाइट रेस क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है। बिफोर दिस रिफ्लेक्टेड रे कवर एट द फोकस कन्वर्ज एट द फोकस, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस के ऊपर यहाँ पे आके जमा हो गया, ये पॉइंट कौन सा है, फोकस का। दे आर डिफ्लेक्टेड अगेन बाय स्मॉल प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से क्या होगा, वापस इनको डिफ्लेक्ट किया जाएगा, मतलब इनके डायरेक्शन को बदल दिया जाएगा। ऐसा आया और फिर इसके डायरेक्शन को क्या किया, बदल दिया, किसके मिरर की मदद से, प्लेन मिरर के वजह से, ठीक है, ठीक है। एज अ रिजल्ट they get focus at the point lying on the perpendicular on the axis of telescope cylinder, और टेलीस्कोप सिलेंडर के ऊपर वो क्या हो जाएगी, वापस फोकस हो जाएगी, ठीक है। एंड दे पास थ्रू द आईपीस एंड वी गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स, और हम किसी भी सोर्स की मैग्नीफाइड मतलब एक बड़ी सी इमेज को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप के बारे में आप अच्छे से स्टडी करना, क्वेश्चन आना बड़ा बड़ा ज्यादा चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी है देखो, पहला क्या देगा, व्हाट इज हैपनिंग एट 1 एंड 2। 1 और 2 पे क्या हो रहा है भाई, 1 पे तो किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, और 2 पे क्या हुआ, पेन रिसेप्टर इन द स्किन, जो स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर होते हैं, जो दर्द को महसूस करते हैं, उनको दर्द हुआ तो हाथ पीछे ले लिया। दूसरा, विच नर्व कैरीड द इम्पल्स टू द पॉइंट मार्क 3, पॉइंट जो ये 3 वाला है, ये कौन सा नर्व से जो इंपल्स कैरी कर रहा है, तो ये कौन सा नर्व है, ये एफरंट नर्व है, जो क्या करता है, इंपल्स को कैरी करता है फ्रॉम हैंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जहां पे आपको लगा वहां से लेके ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करेगा, इंपल्स को कैरी करने का काम कर रहा है। भाई दर्द हुआ, हाथ पीछे लोग पहुंचा रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। विच इज नर्व शोन बाय 4, पांचवे से कौन सा नर्व शोन किया, चौथे वाले से, चौथे वाला मतलब ये रहा, फोर्थ वाला कौन सा नर्व है, ये है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन कौन सा है, रिले न्यूरॉन शो किया हुआ है। विच इज ऑर्गन मार्क्ड एट 5, ये कौन सा ऑर्गन है जो 5 से मार्क किया हुआ है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और आगे वाला क्वेश्चन की बात करेंगे, एट सी एट 6 पे ऊपर, विच नर्व इज कंडक्टिंग रिस्पॉन्स इम्पल्स, कौन सा नर्व इंपल्स शो करेगा, तो वो इंपल्स कंडक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड से हैंड तक, कौन सा नर्व है, इपरंट नर्व, कौन सा नर्व है, इपरंट, ये एपरंट था, ये इपरंट है, जो स्पाइनल कॉर्ड से वापस हाथ तक आपके सिग्नल लेके आएगा और बोलेगा हाथ को, हाथ पीछे ले ले भाई जल जाएगा, ठीक है। और एट 7, वियर हैज द इंपल्स रीच व्हाट इट्स इफेक्ट, इंपल्स कहाँ, मसल्स तक, मसल्स के ऊपर वो इंपल्स पहुंच रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब क्या, आप हाथ पीछे लोगे तो अब आपके मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद आपको, मुझे पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक तो पक्का कर लिया होगा, बराबर। तो प्लीज लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, आप सब समझदार हो कि इतना मेहनत करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन मैं आपसे एज अ टीचर ये रखना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1K लाइक्स आने चाहिए। और आप वीडियो के अगर एंड तक पहुंचे तो आपको 504 प्लस 302 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। और जो मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको 3 दे रखे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आने वाले सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।